इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज या फिर संकुचनशील जो ऊतक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज ये 3 प्रकार का होता है पेशी ऊतक। और पहला इसमें अनस्ट्रिप्ड या फिर अरेखित ऊतक, और ये होता है अनैच्छिक रूप से गति करने वाला। और ये कहाँ मिलेगा आपको? तो मलाशय, मूत्राशय और आहार नाल की जो पेशियाँ हैं उसमें आपको मिलेगा अनस्ट्रिप्ड टिश्यूज। रेखित पेशी इसका दूसरा पोर्शन है स्ट्रिप टिश्यूज, और ये उन अंगों में मिलेगा जहाँ पे इच्छानुसार गति होती है। इन पेशियों का एक या दोनों सिरा रूपांतरित होकर के टेंडन के रूप में, अस्थियों के रूप में, अस्थियों से जुड़ा होता है। यानी 2 अस्थि के बीच में एक टेंडन बनाएगा ये, और ये होता है कैसा? स्ट्रिप्ड टिश्यूज। और तीसरा जो इसका पोर्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का, वो है कार्डियक टिश्यू या फिर हृदयक पेशी, और ये मिलेगा आपको हृदय की पेशियों में। आगे मूव करते हैं अब चेतना ऊतक या फिर नर्व टिश्यूज। ये हमको मिलता है तंत्रिका ऊतक को, ये कहा जाता है नर्व टिश्यूज या फिर चेतना ऊतक। और ये पूरा सीरीज हम लोग देख रहे हैं जीएस के लिए। तो अगर आप थॉरो इस प्लेलिस्ट को देख करके जाते हैं तो इंडिया का कोई भी एग्जाम है उसमें जीएस का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वन लाइनर के फॉर्म में है, तो आपका मिनिमम समय लगेगा और पूरा का पूरा सिलेबस जो है जीएस का एटलीस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। तो इस पूरे सीरीज को जरूर देख करके जाइए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो चेतना ऊतक कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को, और इसका 2 पोर्शन होता है, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स इसको बोला गया, और दूसरा है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। रक्त होता है क्षारीय विलयन या फिर बेसिक सॉल्यूशन होता है ये। और इसका जो पीएच है ब्लड का वो होता है 7.4, स्लाइटली बेसिक। हमको पता है कि 7 तक, 7 न्यूट्रल और 7 के ऊपर बेस पीएच स्केल पर, और 7 के नीचे यहाँ पे एसिड। तरल संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का है 7%। रक्त में पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त में प्लाज्मा होता है अप्रॉक्स 60% के। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में होता है जल, कितना? 90%। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर जो है रक्त हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन निकालने के बाद उसे कहा जाता है सेरम। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होगा वाटर, और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन मिलता है। फाइब्रिनोजन अगर प्लाज्मा से हम लोग रिमूव कर दें तो उस प्लाज्मा को बोला जाएगा सेरम। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है प्लाज्मा। रुधिराणु के भाग होते हैं 3। पहला है उसमें लाल रक्तकण। लाल रक्तकण को बोला गया इराइथ्रोसाइट्स। ऊंट और लामा को छोड़कर बाकी किसी भी रेड ब्लड सेल्स में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेड ब्लड सेल का हम लोग जीवन काल या फिर लाइफ स्पैन देखें तो ये 20 से 120 दिनों के बीच का होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, और इसका जो डेथ होगा रेड ब्लड सेल का, आरबीसीज का, ये होता है यकृत, लिवर या फिर प्लीहा में, स्प्लिन में। लिवर और ये प्लीहा इसको बोला जाता है स्प्लिन को। तो इसका कब्रगाह भी बोला जाता है आरबीसीज का। तो कहाँ पे होगा इसका डेथ? तो यकृत में, और दूसरा प्लीहा में। निर्माण कहाँ पे होगा? तो बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्र कहा जाता है यकृत और प्लीहा को। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हिमैटिन नामक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है आरबीसीज में। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इराइथ्रोसाइट्स, इसको बोला गया लाल रक्तकण। और ये मैक्स सब में आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय ऊंट और लामा का जो आरबीसीज होता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। जीवन काल आरबीसीज का है 20 से 120 दिन। बोन मैरो में निर्माण होगा। मृत्यु इसका होगा लिवर या फिर स्प्लिन में। आरबीसी का कब्र कहा जाता है यकृत और प्लीहा को। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हिमैटिन जो है वो पाया जाएगा आरबीसी में।
अगला जो है ब्लड सेल रुधिराणु जो है वो है आपका श्वेत रक्तकण या फिर इसको बोला जाएगा ल्यूकोसाइट्स। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मुख्य कार्य इसका है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। इसका भी निर्माण जो है वो बोन मैरो में होगा और डब्ल्यूसी में सबसे अधिक मात्रा जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल का। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स आरबीसीज को बोला गया इराथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज को बोला गया वाइट ब्लड सेल्स को ये बोला गया ल्यूकोसाइट्स। जीवन काल 2 से 4 दिन। मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। निर्माण अस्थिमज्जा में और डब्ल्यूसी में सबसे अधिक जो भाग होगा वो होगा न्यूट्रोफिल का। और तीसरा जो है ब्लड सेल का ये पार्ट वो है आपका प्लेटलेट्स या फिर इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला गया। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा और निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है थ्रोम्बोसाइट्स का। इसका लाइफ स्पैन अगर देखें तो 3 से 5 दिन का होता है और इसका जो मृत्यु है या फिर डेथ होता है थ्रोम्बोसाइट्स का वो स्प्लेन या प्लीहा में ये इसका डेथ होगा। मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनाने में ये मदद करता है। तो रुधिराणु या फिर ब्लड सेल्स कितने टाइप का हो गया? ब्लड सेल्स हो गया 3 टाइप का। कौन कौन सा? तो इराथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ब्लड। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है वो है विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है कहाँ पे? लिवर में, यकृत में। रक्त समूह की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण है ग्लाइकोप्रोटीन जिसको एंटीजन भी कहा जाता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन को ही बोला जाता है क्या? एंटीजन। और ये जो ब्लड होता है ए बी और ओ, ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इस ग्लाइकोप्रोटीन में जो चेंजेस होगा उसी के कारण आपको रक्त जो है वो अलग अलग दिखाई देगा 4 टाइप में। मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त समूह होता है ए बी और ओ। अभिश्लेषण या फिर एग्लूटिनेशन ये होता है एंटीजन ए के साथ अगर एंटीबॉडी ए दिया जाए देने पर या फिर एंटीजन बी के साथ अगर एंटीबॉडी बी हम लोग देंगे तो ये जो है वो ब्लड जो है वो हमारा थक्का बना जाएगा और उस कंडीशन में डेथ हो जाएगा किसी भी बॉडी का। तो अभिश्लेषण या फिर एग्लूटिनेशन ये हमको कब होगा? जब एंटीजन ए के साथ हम लोग एंटीबॉडी ए अगर चढ़ा दें, ऐसा ब्लड चढ़ा दें जिसका एंटीबॉडी ए है। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग एंटीबॉडी बी वाला अगर ब्लड ग्रुप किसी को चढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में दोनों कंडीशन में डेथ हो जाएगा। और वो किस कारण से होगा? तो एग्लूटिनेशन के कारण या फिर अभिश्लेषण के जो ब्लड जो है वो कोलैट हो जाएगा और उस कारण से थक्का बनाने के कारण जो बॉडी है उसका वो डेथ हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह या ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सबको जो है वो रक्त समूह मतलब दे सकता है किसी को ब्लड, वो है ए बी। और ले सकता है कौन? तो सर्वग्राही हो गया आपका, सर्वग्राही आपका ए बी होता है। और सर्वदाता मतलब किसी को भी डोनेट किया जाता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, वो है ओ। इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन जब नहीं है उसके अंदर कोई भी, तो ये ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। यानी सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो है आपका ओ ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो है आपका ए बी ग्रुप। यानी सर्वग्राही जो है वो ए बी ग्रुप है और सर्वदाता है आपका ओ ग्रुप। सर्वग्राही ए बी इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलता है। RH फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। RH पॉजिटिव दिया जाएगा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव को ही। भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है मुख से। टाइलिन एंजाइम निकलता है लार ग्रंथियों से। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है कौन? टाइलिन। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेज। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोजाइम। तो मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं उससे निकलता है टाइलिन और ये काम क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन चेंज करेगा? माल्टेज। और उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होता है बॉडी में भोजन में उसको नष्ट कौन करेगा? तो उसको नष्ट करता है लाइसोजाइम। आगे है जठर रस जो है ये निकलता है पाइलोरिक ग्रंथियों से। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है आमाशय में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है पेप्सिन। दूध में घुली प्रोटीन केसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है रेनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पित्तरस निकलता है यकृत से। पित्तरस की प्रकृति होती है कैसा? क्षारीय या फिर ये बेसिक नेचर का आपका होगा। तो अम्लीय ये जो फूड होता है उसको कौन बनाएगा? HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको देखने को कहाँ मिलेगा? स्टमक या फिर अमाशय में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलेगा पेप्सिन। दूध में घुली प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करेगा कौन? रेनिन।
पित्त रस निकलता है लीवर से। पित्त रस की प्रकृति होती है कैसी, क्षारीय या फिर बेसिक नेचर का होता है आपका पित्त रस। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।